इस इलेक्टोरल बॉन्ड से जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि अडानी अंपायर का 80% स्टेक नरेंद्र दामोदर दास की बेनामी संपत्ति है। कोई शक? अब इसके लिए अब अडानी नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है, अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं, बहुत से लोग कहते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अगर आप फाइनेंस को समझते हैं, अगर इकोनॉमिक्स को समझते हैं या अडानी को ही वॉच करते हैं तो 2010 से पहले, 2014 से पहले अडानी की संपत्ति कितनी थी और आज कितनी है, उसमें का माइनस प्लस कर लो। 20% से 80% पहुंचे हैं। माने अगर 2010 में अडानी के पास 20 रुपया था तो आज 100 रुपया, यानी 80% नरेंद्र मोदी का है। राइट? कोई डाउट? और इस बीच ये नहीं कहा जा सकता कि अडानी ने कोई बहुत बड़ी मेहनत कर ली, बहुत बड़ा फैक्ट्री लगा दिया, बहुत बड़ा प्रोडक्शन शुरू कर दिया, बहुत बड़ा उत्पादन शुरू हो गया और बहुत बड़ा तीर मार दिया जिससे इतनी कमाई हुई और इतना पैसा इनके पास आ गया, बढ़ गया। ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि अडानी ने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ गोलमाल करने के, सिर्फ हेर फेर करने के, सिर्फ फॉल्स कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां बना करके अंडरग्राउंड तरीके से भारत में पैसे ला करके, नरेंद्र मोदी वाले पैसे जो नरेंद्र मोदी हिस्सेदारी ब्लैक मनी के लिए हैं, और उसी पैसे से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदकर अपने कब्जे में लेने के लिए। और ये इसीलिए ये बात भी सामने आई कि अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, यानी मोडानी। वही बात रामदेव के लिए भी लागू होती है। और ये बात मैं 10 साल से कह रहा हूं कि पतंजलि अंपायर पूरा का पूरा 100%, यहां तो 80% है, 100%, यहां 20% के शेयर होल्डर हैं अडानी, लेकिन पतंजलि में रामदेव एक एजेंट हैं, एक सर्विसमैन है। एक पैसा भी पतंजलि में किसी और का नहीं लगा है, वो तो साइकिल पर चल रहे थे। एक रुपया जो पतंजलि में लगा है और ये अंपायर यहां पहुंचा है, वो सबका सब, यानी पतंजलि का पूरा अंपायर अडानी नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी गुप्त चुनावी चंदा, इसके बारे में मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है और दुनिया का हर आदमी जो राजनीति, चुनाव या फिर फाइनेंस, इन सब चीजों से जो जुड़ा हुआ है, सबने ये मान लिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड है, था। और एक बहुत बड़ा, एक विशाल उगाही रैकेट चलाया जा रहा था। लोगों ने चंदा दिया, यानी हफ्ता दिया, और उसके बहुत से प्रमाण आप लोगों के सामने आए। किसी के यहां रेड पड़ी ईडी की, ईडी उठा के जेल में बंद कर दिया, तो पहले ही सूचना मिल तो गई होगी। ईडी के रेड से बचने के लिए चंदा दिया गया, फिर भी ईडी की रेड पड़ गई तो फिर चंदा दिया गया, जेल चले गए तो फिर चंदा दिया गया, छूट कर बाहर आ गए तो फिर चंदा दिया गया। ये तो ईडी और आईटी और सीबीआई तीनों का मिला जुला जो सम्मिश्रण है, उगाही रैकेट, यानी उगाही के ये शूटर डरा के, धमका के, गन पॉइंट पे वसूली करते हैं, वो ये तीनों थे। कुछ ऐसे भी थे जिनका नाम आप लोगों को बीच बीच में आता रहा कि ये ठग है, ये फला ठग है, ये फला ठग है, सरकार के साथ मिलकर सरकार को ही ठग दिया। वो सरकार और कार को कोई ठगा नहीं, वो उगाही एजेंट था। और अगर आप उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो कहीं छूट करके ऐसे भी कर रहे होंगे, जानने की क्या जरूरत है। वैसे भी मतलब अमृतकाल चल रहा है। उगाही के नए नए तरीके, कोई टेंडर जारी हुआ, कोई बिजनेस लेना हुआ, तो पहले टेंडर जारी होने से पहले
इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दिया गया, चंदा जारी हुआ तब दिया गया, फेवर करने के लिए भी दिया गया, टेंडर पर्टिकुलर आदमी को ही मिले इसके लिए नियम और कानून में बदलाव भी करने के लिए चंदा लिया गया। एयरटेल का नाम आपने सुना ही होगा, और भी बहुत सी फार्मा कंपनियों का नाम आपके सामने आया होगा जिनकी दवाएं तक फेल हो गई टेस्ट में, लेकिन वो वही दवाएं आज भी बिक रही हैं और लोग खा रहे हैं और मर रहे हैं। उसके लिए भी चंदा लिया होगा, चंदा दिया, उसके लिए भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और दिया अपनी दवाओं को कोई अप्रूवल दिलाने के लिए। लोग मरते हैं तो मरने दीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा मिल जाता है तो चलेगा। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि ये सारी चीजें आपके सामने आई, बहुत से लोग इस बात को आपके सामने रखा कि सरकार ने, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, एक सरकार नहीं चलाई, एक रैकेट चलाया। एक सरकार नहीं चलाई, एक गैंग चलाया। एक सरकार नहीं चलाई, एक सिंडिकेट चलाया, माफिया सिंडिकेट चलाया, और उसके जरिए बहुत से तरह से वसूलियां की। उनमें से एक है इलेक्टोरल बॉन्ड, एक है और भी बहुत से तरीकों से वसूलियां की, उस पर कभी और बात करेंगे। सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्रमाण आए जिनको लोगों ने समाज के सामने रखा, लोगों ने सोशल मीडिया में डाला, लोगों ने सवाल पूछा। नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। मौनम स्वीकार लक्षणम, हां मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने उगाही की। क्या कर लोगे? वोट देने वाले तो मंदिर के नाम पे वोट दे देंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दे देंगे। तुम अगर अपने आप को समझदार समझते हो और ये समझ रहे हो कि मैंने उगाही की, तो समझ लो, मान लो। यानी मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी नंगी पॉलिटिक्स किसी ने कभी किया होगा। भारतीय इतिहास में तो कम से कम आजादी के बाद से तो नहीं हुआ है, और लगभग 50-55 के बाद से मैं भी देख रहा हूं, 1950-55 के बाद से मैं भी देख रहा हूं। लेकिन इतना घृणित, इतना गंदा, इतना थर्ड ग्रेड, इतना नीचे गिर करके राजनीति, इतनी नीच तरीके से राजनीति चलाने का कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा उदाहरण अगर है नंगई का, तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड है। ये कोई फेलियर स्कीम नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अच्छे के लिए किया जाता है लेकिन हो जाता है, तो ये कोई फेलियर स्कीम भी नहीं है। इसको लाया ही इसलिए गया था कि उगाही करने के लिए, घूस लेने के लिए। ये कहते हैं कि पहले क्या हुआ कि इनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले पकड़े गए थे कैश लेते हुए। ये सारे अनुभव नरेंद्र मोदी के पास थे, तो उन्होंने जब प्रधानमंत्री बने तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की कि ऐसा कुछ भी ना हो, हम चाहे जितना चाहें उगाही करें, फिरौती लें, बलात्कारियों को, चोरों को, डकैतों को बचाएं, उनको अपने संरक्षण में ले लें, उनकी साफ सफाई करें। ये सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं भी किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। इस तरह की राजनीति करने के लिए नरेंद्र मोदी ने सारी तैयारी पहले कर ली थी। मेरे दोस्त, सबसे बड़ा घोटाले की बात आज करने वाला हूं मैं, जिस पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा। अभी तक किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया या ये बताने या समझाने की कोशिश नहीं की। जिन्होंने चंदा दिया उनका रिपोर्ट कार्ड लोग ढूंढने लगे। किसी ने चंदा दिया तो ईडी ने रेड मारा था, चंदा दे दिया। सीबीआई आईटी ने रेड मारा था, चंदा दे दिया। छूट गए, चंदा दे दिया। बिजनेस मिला, चंदा दे दिया। बिजनेस चलाने के लिए चंदा दे दिया। घाटा सहते रहे, चंदा दे दिया। डिफॉल्टर हो गए, फिर भी चंदा दिया। मतलब डिफॉल्ट करने के लिए, डिफॉल्टर होने के लिए भी प्रक्रिया होती है, आपको पता है। सारी लेनदारियों से आप बच जाएंगे, तो उसके लिए भी चंदा देकर ही लोगों ने डिफॉल्ट भी किया। देश छोड़कर भाग गए, चंदा दिया। बैंकों से लूट लिया, चंदा दिया। हर गलत काम करने के लिए चंदा दिया। लोगों को मारने का प्लान बनाया, नकली दवाएं बेच करके चंदा दिया। दवाएं फेल हो गई, चंदा दिया। प्रोडक्ट फेल हो गए, चंदा दिया।
प्रोजेक्ट फेल हो गए, चंदा दिया। प्रोजेक्ट में कोई बाधा पहुंच गई, जैसे मेगा इंजीनियरिंग, वो चंदा दिया। चिद्दी चिद्दी लोगों ने, मतलब लॉटरी का बिजनेस करने वाले, जिनके बिजनेस का आता पता नहीं है, वो भी हजार हजार करोड़ चंदा दिया। अब आप लोगों के सामने जिसने भी घोटाले की बात की, वो उनकी बात की जिन्होंने किसी दबाव में, डर में, जेल से बचने के लिए किसी भी कारण बस नरेंद्र मोदी को चंदा दिया। औरों को भी दिया, ये कह सकते हैं, लेकिन औरों को इसलिए दिया कि वो इनकी सरकार यानी नरेंद्र मोदी को सरकार सत्ता से हटाकर उनकी जान बचाएंगे, इसलिए उनको चंदा दिया। इनको इसलिए चंदा दिया कि अभी जीने दो भाई, ईडी से कह के जमानत दिलवा दो भाई, मेरा बिजनेस चलने दो भाई। ठीक है, मैं 100, 200, 500 करोड़ जो बोलते हो देता हूं, मुझे 1000, 2000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट दे दो भाई। कहने का मतलब नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार का नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, और उसका खूब फल भोगा। इतने बड़े फ्रॉड के बाद, दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड साबित होने के बाद, इसकी कोई जरूरत नहीं, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, किसी जांच की जरूरत नहीं, साबित होने के बाद, क्योंकि देने वाला सामने है, क्यों दिया यह भी सामने आ चुका है, किसको दिया यह भी सामने आ चुका है, उसका लाभार्थी कौन है यह भी सामने आ चुका है। यानी जिसने ये सारे फ्रॉड किए पैसा लेने के लिए, वो भी सामने खड़ा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। अब कौन सा प्रमाण चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, अपराध सामने है, उसमें सम्मिलित लोग सामने हैं, उस अपराध को करने वाला मोटिवेटर सामने है, ईडी, सीबीआई और आईटी सबके सब सामने है। कर भी नहीं सकते, करेंगे भी तो क्या, सत्ता उनके हाथ में है, और इसी को कहते हैं सत्ता का दुरुपयोग। ठीक है, आज बात इस बात की नहीं करनी थी, आपको यह बताना था कि जिस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, और उसके घोटाले के बारे में किसी ने क्यों जानने की कोशिश नहीं की। नरेंद्र मोदी के मित्र हैं, उनकी जहाजों में चलते हैं एक अडानी भाई, सब कुछ सर्वस्व निछावर है। नरेंद्र मोदी की कृपा से और ब्लैक मनी जो अंडरग्राउंड तरीके से हिस्सेदारी ली थी, उसे अडानी को सौंप करके पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अडानी खरीद कर अडानी को दे करके अडानी को तीसरे नंबर का धनी बनाने वाले नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी को 1 रुपया भी चंदा अडानी नहीं देते हैं। आखिर क्यों? यह डिबेट का विषय नहीं है, या ये सोचने का विषय नहीं है, या फिर यह जांच करने का विषय नहीं है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर कहीं कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, तो वो यही है कि अडानी ने 1 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा और नहीं दिया। सबसे बड़ा घोटाला यही है, वो मैं अभी बताऊंगा। वही बात रामदेव के लिए भी लागू होती है। जो रामदेव उनके लिए प्रचार प्रसार किए, न जाने कितने झूठ बोला, जुमले छोड़े, आम आदमी को बरगलाया कि आपको 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, इतने में गैस मिलेगी, महंगाई से निजात मिलेगी, आप किसको वोट दोगे। देसी स्वदेशी का नाम लेकर के, व्यवस्था परिवर्तन का नाम लेकर के, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करवाने का नाम लेकर के, सब देश के हर गांव को 200-200 करोड़ मिल जाएगा, इस तरह के वादे करके, जितनी झूठ, जितनी मक्कारी, जितना नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, उससे बढ़ चढ़कर मक्कारी और झूठ रामदेव ने बोला। लेकिन पॉइंट की बात है, इस रामदेव को, मतलब एक अडानी को तो उन्होंने तीसरे नंबर पर पहुंचाया, लेकिन इस रामदेव को भी रुचि सोया 2 कौड़ी में दे दिया, जबरदस्ती एक ऑर्गेनाइजेशन से छीन करके इनको दे दिया, बैंक का पैसा भी माफ कर दिया। कहने का मतलब एक बहुत बड़ा घोटाले के जरिए इनको फायदा पहुंचाया। दुनिया भर के एहसान रामदेव पर हैं, रामदेव पर इतने केस चल रहे हैं, रामदेव भी दवाओं के मामले में फेल हुए हैं, उनके प्रोडक्ट भी फेल हुए हैं, फिर भी बहुत से ऐसी टिप्पणियां हैं जिनके लिए रामदेव जेल जा सकते हैं। इन सारी चीजों के बावजूद रामदेव आज, और हम समझते हैं अडानी के पीछे पीछे चल रहे हैं, दौलत में भी 2-3 हजार, 20,000 या 30,000 करोड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है,
कि रामदेव ने भी 1 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा और किसी को नहीं दिया? क्यों? पहली बात तो आप यह समझिए कि रामदेव ने इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों नहीं खरीदा। ठीक है, अडानी और रामदेव ने इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों नहीं खरीदा? क्योंकि उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड नहीं हुई, क्योंकि उनसे कोई उगाही नहीं करनी थी, क्योंकि वो सरकार के सबसे चहेते थे। ईडी, सीबीआई और आईटी इनके तलवे में बैठी हुई थी, चरणों में। ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं किया, अपराध तो इनके सब सामने दिख रहे हैं, दोनों के। एक के खिलाफ तो अंतरराष्ट्रीय अपराध है और दोनों ही उसी कैटेगरी में आते हैं अपराध के मामले में। लेकिन किसी के खिलाफ ईडी नहीं गई, सीबीआई नहीं गई, आईटी नहीं गई, इसलिए नहीं खरीदा। अब सवाल यह उठता है मेरे दोस्त कि ईडी, सीबीआई, आईटी इनके यहां क्यों नहीं गई? आपसे अगर पूछा जाए कि क्या इन्होंने कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं किया, इनके अपराध तो सामने आते रहे, घोटाले इनके अंतरराष्ट्रीय मंचों से सामने आते रहे, देश के सामने रखे जाते रहे, तो क्यों नहीं किया? यहां तक कि संसद नहीं चलने दिया गया, संसद नहीं चली तो नहीं चली, लेकिन अडानी के खिलाफ जांच का आदेश नहीं हुआ। मतलब संसदीय प्रणाली से जांच नहीं होगी तो नहीं होगी, नहीं हुई। रामदेव का भी वही हाल है, नोटिस पे नोटिस मिलते रहे, गलती पर गलती रामदेव करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि सरकार का वरदहस्त हासिल है, इसलिए उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष। सत्ता पक्ष उनके साथ था और इन्हें जरूरत नहीं है कि ये विपक्ष को दें। क्या इन्हें कॉन्फिडेंस है कि कभी सरकार नहीं बदलेगी? भाई, अगर जिन लोगों ने दिया है, इनको भी दिया है, विपक्ष को दिया है, तो उनका आधार क्या रहा होगा देने का कि भाई चलिए आज नहीं तो कल अगर सरकार बदली तो कम से कम ये बचाएंगे जो सरकार में आने वाले होंगे। जैसे कांग्रेस को दिया, तृणमूल को दिया, सपा को दिया, किसी और पार्टी को दिया, जिसको भी दिया ये सोचकर ही दिया होगा ना कि नहीं चलो आज मोदी है, सब कुछ लूट रहे हैं, ये आएंगे तो थोड़ा कम देना पड़ेगा, इनको भी दे दो, ये भी सामने आगे आए। रामदेव को ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई, अडानी को ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई। क्यों? क्या रामदेव और अडानी को यह पूरी तरह विश्वास है, कॉन्फिडेंस है कि सत्ता बदलने की नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगी? ये क्या विश्वास है? किस लिए इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा किसी को देने के लिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यह बहुत बड़ा घोटाला यही है। इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड में अगर कोई घोटाला सबसे बड़ा है तो यही है। जानते हैं क्या? अब वो बात बताने वाला हूं मेरे दोस्त। अडानी का पूरा अंपायर, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं, 20% इनकी हैसियत थी कांग्रेस 2014 तक, 80% इन्होंने अपना अंपायर बढ़ाया और वो सब का सब पैसा नरेंद्र मोदी ब्लैक मनी जो था उसे लगाया। यानी अडानी का पूरा अंपायर का 80% कैपिटल या 80% उसका स्टेटस या 80% उसकी संपत्तियां जो भी आप मान लीजिए, सब कुछ नरेंद्र मोदी के पैसे से हुआ है। यानी जो ब्लैक मनी देश का था, आम आदमी को देना था, सरकार के जरिए ला करके देश को लाभ पहुंचाना था, वो उन्होंने अडानी को दिया। यानी 80% अडानी ग्रुप टोटल नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। अब जब संपत्ति ही नरेंद्र मोदी की है तो ईडी, आईटी और सीबीआई कैसे रेड मारेंगी? पॉइंट। मान लीजिए अगर सरकार बदलने का डर भी हो तो संपत्ति तो उनकी है, जब उनकी कुर्सी जाएगी तो कंपनी भी जाने दो। समझ गए बात को? कहने का मतलब ये कॉन्फिडेंस है कि भाई जब वो कंपनी ही मोदी की है, जब मोदी ही सत्ता में नहीं रहेंगे, मोदी ही जेल चले जाएंगे, तो कंपनी लेकर के क्या करेंगे? यानी कहने का मतलब इस इलेक्टोरल बॉन्ड से जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये हुआ है कि अडानी अंपायर का 80% स्टेक नरेंद्र दामोदर दास की बेनामी संपत्ति है। कोई शक? अब इसके लिए अडानी नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है, अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं, बहुत से लोग कहते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अगर
आप फाइनेंस को समझते हैं, अगर इकोनॉमिक्स को समझते हैं या अडानी को ही वॉच करते हैं, तो 2010 से पहले, 2014 से पहले अडानी की संपत्ति कितनी थी और आज कितनी है, उसमें का माइनस प्लस कर लो। 20% से 80% पहुंचे हैं। माने अगर 2010 में अडानी के पास 20 रुपया था तो आज 100 रुपया, यानी 80% नरेंद्र मोदी का है। राइट, कोई डाउट? और इस बीच यह नहीं कहा जा सकता कि अडानी ने कोई बहुत बड़ी मेहनत कर ली, बहुत बड़ा फैक्ट्री लगा दिया, बहुत बड़ा प्रोडक्शन शुरू कर दिया, बहुत बड़ा उत्पादन शुरू हो गया और बहुत बड़ा तीर मार दिया जिससे इतनी कमाई हुई और इतना पैसा इनके पास आ गया, बढ़ गया। यह नहीं कह सकते आप, क्योंकि अडानी ने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ गोलमाल करने के, सिर्फ हेर फेर करने के, सिर्फ फॉल्स कंपनियां, फ्रॉड कंपनियां बना करके अंडरग्राउंड तरीके से भारत में पैसे ला करके, नरेंद्र मोदी वाले पैसे जो नरेंद्र मोदी हिस्सेदारी ब्लैक मनी के लिए हैं, और उसी पैसे से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदकर अपने कब्जे में लेने के लिए। और ये इसीलिए यह बात भी सामने आई कि अडानी मतलब मोदी, मोदी मतलब अडानी, यानी मोडानी। तो एक आदमी का तो क्लियर होगा आपके सामने, अब कोई डाउट नहीं है कि अडानी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की क्यों जरूरत थी। भाई जिएंगे साथ तो मरेंगे भी साथ। अब मोदी की आपको पता होगा कि मोदी जैसे लोग, मोदी या फिर नड्डा, ये सब हजार रुपया, 2-2 हजार रुपया पार्टी को चंदा दिए हैं। अब इतना बड़ा, मान लीजिए, यही सोच लो कि अगर अडानी ना होकर के कोई और होते, अदर देन इनके भाई बंद, चोर भाई बंद नहीं होते, अगर कहीं और के कोई और होते, कोई लॉटरी वाले होते, कोई अरविंदो फार्मा का शरद शेट्टी होता, कोई और होता, तो सोचो कितना चंदा गला पकड़ करके कितनी बार इस आदमी को, यानी अडानी को, जेल में डालकर, इसके यहां तो सीधे ही ड्रग्स पकड़े गए हैं। ये तो कभी जेल से बाहर आ ही नहीं सकता अगर इस पर जांच और पकड़ा जाए तो कितनी बार जेल गए होते, कितना चंदा दिए होते, अंदाजा लगा लीजिए। तो चंदा क्यों नहीं दिए, इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों नहीं खरीदे? क्योंकि भाई मोदी का ही है। अब मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके अपने आप को देंगे, जरूरत ही क्या है, जब देने वाले, मतलब वसूली से इतना पैसा आ रहा है, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, बैंक में रखने की जगह नहीं बची है, इतना पैसा जब वसूल कर लिया लोगों से, तो फिर क्या जरूरत थी अपनी ही कंपनी से पैसा थोड़ा दिलवाने के लिए? समझ गए? वही बात रामदेव के लिए भी लागू होती है। और यह बात मैं 10 साल से कह रहा हूं कि पतंजलि अंपायर पूरा का पूरा 100%, यहां तो 80% है, 100%, यहां 20% के शेयर होल्डर हैं अडानी, लेकिन पतंजलि में रामदेव एक एजेंट हैं, एक सर्विसमैन है। एक पैसा भी पतंजलि में किसी और का नहीं लगा है, वो तो साइकिल पर चल रहे थे। एक रुपया जो पतंजलि में लगा है और ये अंपायर यहां पहुंचा है, वो सबका सब, यानी पतंजलि का पूरा अंपायर अडानी, नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा। अपने को ही क्या देते, अपनी कंपनी से ही क्या लेते नरेंद्र मोदी। और इसीलिए उनके यहां कोई ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं पहुंची, नहीं गई। जो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के आगे पीछे कौन है और किसके लिए वो घोटाला करेंगे, किसके लिए वो ये सब करेंगे, उन्हें सबसे पहले यह जानना होगा कि जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो इस घोटाले के कारण ही बैठे हैं। गुजरात बेच करके वो जितना पैसा हासिल किए, उस समय वो अडानी को भी लगाते रहे और एक मुश्त सबका सब पतंजलि को खड़ा किया। ऐसे और भी बहुत से लोगों को खड़ा किया, राम रहीम हुए, जिनके लिए आज जेल के दरवाजे भी खुले हुए हैं, आशाराम हुए, जिनसे झगड़ा हो गया उनको जेल में डलवा दिए, या फिर जग्गी वासुदेव हुए, श्री रविशंकर हुए। ऐसे बहुत से एम्पायर आपको दिखेंगे जो नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है और जिसको वो मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात बेचकर हासिल किया और बाद में चुनाव प्रचार में काम आएगा बोल करके यहां उन्होंने इन्वेस्ट किया, यहां उन्होंने रखा। और ऐसे किसी संस्थान पर कभी भी कोई छापा, ईडी, आईटी कुछ भी नहीं जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया। अब सबसे बड़ा प्रमाण कि 1 रुपए का भी अडानी ने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदा और रामदेव ने, क्योंकि दोनों ही कंपनियां नरेंद्र मोदी की अपनी खुद की हैं। तो क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे,
किस लिए खरीदेंगे? उन्हें तो पता है कि कौन सी ईडी, आईटी, सीबीआई हमारे यहां आने वाली है। हम वो किससे बचने के लिए खरीदेंगे, आप बताओ? इससे तो आपके सामने, मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा क्लियर पिक्चर अब आपके सामने आ सकती है। और इतने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है नरेंद्र मोदी का असली कैरेक्टर, कि नरेंद्र मोदी हैं क्या, उन्हें आपके जीने और मरने से कोई मतलब नहीं। वो तो ऐसी कंपनी, ऐसी फार्मा कंपनियों से भी चंदा लिया जो जिनकी दवाएं फेल हो गई। नमस्कार।